हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज है 20 मई 2020। ठीक है। और आज के जो करंट अफेयर टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है। कुछ रिफॉर्म्स किए हैं एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एजुकेशन को और बूस्ट करने के लिए, एजुकेशन करने के लिए। अब जैसे कि ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जैसी चीज़ें भी आ रही हैं सामने, जहाँ पे स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पाएंगे, कॉलेज नहीं जा पाएंगे, तो उनकी जो शिक्षा है वो बाधित ना हो, वो रुके ना। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो है ई विद्या, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई विद्या एक पोर्टल है, जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो, वहाँ पे आप जा कर के पता करते हो किसी चीज़ का, ऑनलाइन क्लास का, वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस सारा का सारा, बुक्स, सारी डिजिटल जो सामग्री है पढ़ने लिखने की, वो सारी की सारी यहाँ अवेलेबल होगी। और इसी के अंदर आएगा दीक्षा। और दीक्षा में क्या होता है, यहाँ पर भी सारा कुछ डिजिटली अवेलेबल रहता है। ठीक है। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, जो अगर आप किसी को जानते हो तो इसको जानते होंगे, दीक्षा। ठीक है। यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं टीचर्स की, यहाँ पे जो कंटेंट होते हैं जो बच्चों को नए ऐड करके दिखाए जाने चाहिए, या कोई नया प्रोग्राम आता है गवर्नमेंट की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कि हाँ आपको ये भी करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं दीक्षा में। तो दीक्षा का इस्तेमाल किया जाता है टीचर्स के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा भी। उसके अलावा है टीवी चैनल और शुरू करने की बात की है डीडी नेशनल की तरफ से। तो जितने सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए एक ही चैनल, वन कोर्स वन चैनल। ठीक है। वन क्लास वन चैनल, कोर्स नहीं, वन क्लास वन चैनल। हर क्लास के लिए, पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, हर क्लास के लिए एक चैनल, हर सब्जेक्ट के लिए, हर क्लास के लिए, सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर क्लास के लिए, पहली क्लास के लिए, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, ऐसे 12th तक के लिए हर क्लास के लिए एक चैनल होगा, यानी 12 चैनल आ जाएंगे 12th तक के लिए। तो वन क्लास वन चैनल, ये है टीवी चैनल आ गया है। उसके अलावा है स्वयं प्लेटफॉर्म, जो थोड़े से हाई हाई स्कूल में पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बड़ी क्लासेस में हैं, उनके लिए स्वयं प्लेटफॉर्म है। वहाँ जा कर के ये अपने लायक कोर्स देख सकते हैं कि उनके लायक किताबें कौन कौन सी हैं, वहाँ पढ़ने लायक मटेरियल उनके यहाँ, उनके वहाँ पे कौन कौन सा है, उनके लिए कौन सा मटेरियल ऐसा है जो अवेलेबल है। वहाँ जाकर वो खुद उस मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं, खुद चुन सकते हैं और खुद अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो ये स्वयं प्लेटफॉर्म पे होता है। ठीक है। आप भी जाकर देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने देखा हुआ है। इसके बाद है आईआईटी पाल। जो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, इंजीनियरिंग का जो बेस्ट कोर्स होता है हमारे इंडिया में, वो आईआईटी माना जाता है। तो आईआईटी की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये आईआईटी पाल है। उसके बाद है आपका सीबीएसई शिक्षा वाणी। ये पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल पे पढ़ लीजिएगा। तो ये पॉडकास्ट जो है सीबीएसई शिक्षा वाणी के नाम से आएगा। पॉडकास्ट में बेसिकली होता क्या है कि दो लोग अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसको एक ऑफलाइन रेडियो आप समझ सकते हो, कि आप दो लोग बात कर रहे हैं, उनके आपस में कुछ अनुभव है, कोई क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात हो रही है और उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके उसको इंटरनेट के ऊपर बिना वीडियो के, सिर्फ आवाज़ आपकी, जो लोग जो बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ को प्रसारित कर दिया गया, इंटरनेट पे छोड़ दिया गया। ठीक है। इंटरनेट पे अवेलेबल है वो, तो ये पॉडकास्ट होती है। तो ऐसा ही कुछ करेंगे सीबीएसई शिक्षा वाणी में, यानी कि दो लोग बैठ के डिस्कस करेंगे किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक को लेकर के, और वो जब स्टूडेंट सुनेंगे तो उनको उनकी नॉलेज में एनहांसमेंट होगा, उनकी नॉलेज थोड़ी बढ़ेगी सुन करके उनकी बातें। तो इस तरह का कुछ किया जाएगा। तो ये सारे वो इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ई विद्या, दीक्षा, वन क्लास वन चैनल, और स्वयं, आईआईटी पाल और सीबीएसई शिक्षा वाणी, ये सब का सब इलेक्ट्रॉनिक विद्या के अंडर आ जाता है। ठीक है। ई विद्या के अंडर, ई विद्या जो है सबसे बड़ा टर्म है, इन सबको मिला करके जो टर्म बना है वो है ई विद्या। जो शब्द जिसको कहेंगे कि इन सारी चीज़ों को मिला करके जो एक शब्द है जिसके अंदर ये सारे कवर होंगे, तो वो क्या है? ई विद्या। ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर में ये चेंजेस किए हैं। लिखने को आ सकता है, और अगर लिखने को नहीं भी आता है, कहीं किसी जगह पे ऐसा क्वेश्चन आता है एजुकेशन को लेकर के कि किस तरह की रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी या किस तरह की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ और की भी ज़रूरत है तो इसको भी मेंशन कर सकते हो, और इसके अलावा अपनी बात भी रख सकते हो। ठीक है। तो ये है। दूसरा है अफगान पावर शेयरिंग डील। अभी आपको पता होगा अफगानिस्तान में तालिबान और जो अमेरिका था, कुछ समय पहले ये न्यूज़ आई थी, अमेरिका और तालिबान के बीच में एक डील हुई थी कि आप शांति से रहेंगे और कोई हमला, कोई लड़ाई हमारे बीच में नहीं होगी। अमेरिका क्या है? अमेरिका और नाटो, ये दो सेनाएं, अमेरिका की सेना है, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो कंट्रीज ऐसी हैं जो कि नाटो को ज्वाइन करती हैं, उसका मतलब ये होता है कि अगर उसमें से किसी देश पे भी हमला कर दोगे तो नाटो की उन सभी देशों की मिली हुई सेनाएं हैं, मिली जुली सेनाएं हैं, वो मिल करके आप पे हमला करेंगी। यानी नाटो में किसी भी देश पे हमला, पूरे नाटो मेंबर्स पे, पूरी जो नाटो सोसाइटी हो गई एक तरीके से, उन पे हमला माना जाएगा और वो पलट करके उस देश पे हमला करेंगे। तो हुआ क्या था कि 2002 में जब ओसामा बिन लादेन ने, जब वो ट्विन टावर में
जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में था, वहाँ पे जब उसने हमला किया, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था WTC, उसको गिरा दिया, तो उसके बाद से अमेरिका ने इसका बदला लिया और जॉर्ज बुश के समय में उन्होंने अपनी आर्मी कहाँ उतार दी, अफगानिस्तान में। और उस समय से ये लड़ाई चल रही थी। तो अफगानिस्तान में जब अपनी आर्मी उतारी थी जॉर्ज बुश ने, अमेरिका ने, तो जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया, उन्होंने एक तरीके से हर जो भी ऑपरेशन होता है, यानी जो भी सैनिक कार्रवाई होती है, उसको ऑपरेशन कहते हैं और उस ऑपरेशन का एक नाम देते हैं। तो उस समय जो ऑपरेशन किया था अमेरिकी और नाटो सेनाओं ने मिलकर, उसको क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ठीक है, उसका नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, वो भी याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल ये चल रहा है। तो हुआ क्या था कि अमेरिका ने कहा कि हम 29 फरवरी 2020 को, इस साल, वो वहाँ से निकल गया, अपनी आर्मी को लेकर के वहाँ से रफू चक्कर हो गया, रफू चक्कर के वहाँ से चला गया। उसने अब कह दिया कि हम फाइनली यहाँ से हट रहे हैं और हम संघर्ष विराम की घोषणा करते हैं, कोई लड़ाई कुछ नहीं, हमारा तालिबान से अब कोई लड़ाई कुछ नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, अब तालिबान वहाँ पे अपनी एक मजबूत स्थिति बना चुका है, उसके काफ़ी लड़ाके वहाँ पे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उसके आर्मी में हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि अमेरिका और नाटो के जाने के बाद जब तालिबान वहाँ बचा है, तो बचा कौन है, तालिबान बचा और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो बची। तालिबान क्या चाहता है कि वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान की सत्ता पे उसका कब्जा हो, ताकि वो इस्लाम को उसके वास्तविक रूप में स्थापित कर सके, लड़कियों को पढ़ने वढ़ने ना जाने दे, कोई किसी से बात करे तो उसकी गर्दन वर्दन काट ली जाए। तो इस तरह के जो बड़े अच्छे अच्छे से काम उनके हिसाब से हैं, ये वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये करने के लिए उनको पब्लिक चाहिए, उनको जनता चाहिए। तो ये सब करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमें पावर चाहिए अफगानिस्तान में, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो अब क्या हुआ है, पहले तो हो नहीं पा रहा था, पहले तो अमेरिका था तो वो तालिबान को दबाए हुए था। अब क्या है, जब अमेरिका चला जाएगा तो तालिबान बाय डिफॉल्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ है अफगानिस्तान में, अब 3 पक्ष यहाँ पर आ गए हैं। एक तो तालिबान हो गया, दूसरा हो गया वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, अशरफ गनी उनका नाम है। अभी पिछले साल सितंबर में जब चुनाव हुआ था, तो अशरफ गनी और इनके जो प्रतिद्वंदी थे, जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनका नाम था अब्दुल्ला अब्दुल्ला। ये दोनों कौन सी पार्टी से, ये खोज के मुझे कमेंट में बताइएगा। ये दोनों अलग अलग जो है अपना जो है चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे। और जब चुनाव के रिजल्ट आए तो उसमें क्या हुआ, अशरफ गनी जीत गए। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि अशरफ गनी ने जीतने के लिए चुनावों में रिजल्ट्स में हेरफेर किया है। उसका कारण ये था कि जो जीत का अंतर था अशरफ गनी का और अब्दुल्ला अब्दुल्ला का, जो वोटों का अंतर था जीतने का, वो बहुत कम था। तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने ये कहा कि ये बहुत गलत हुआ है और इसमें जो सत्तारूढ़ रहे हैं, सिंस जो गनी हैं पहले से ही सत्ता में रहे हैं, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया और अपने पक्ष में रिजल्ट करवा लिए हैं। नहीं तो उन्होंने इस को जीतना नहीं था चुनाव को। उसके बाद से इन दोनों के बीच में सही सही नहीं बनती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि अब अमेरिका जा रहा है तो यहाँ पे रिलेशन बिगड़ रहे हैं, किसके किसके बीच में, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड और तालिबान, उसके बीच में संघर्ष की संभावना बनती है। तो इसलिए अब सवाल ये आ गया है कि तालिबान वहाँ रहे या किस तरीके से उसके साथ पावर शेयर की जाए, उसकी क्या स्थिति होगी, वो क्या करेगा तालिबान। और दूसरी चीज़ कि जो अफगानिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो रहेगी वहाँ पर, जिसको कि अमेरिका ने स्थापित किया है, कौन रहेगा वहाँ पर, राज कौन करेगा। तो अभी क्या हुआ कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अशरफ गनी ने अपनी पुरानी सारी चीज़ें भूल करके क्या किया कि एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। और अशरफ गनी ने ये कहा है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला के कुछ पार्टी के लोगों को हम अपनी कैबिनेट में भी जगह देंगे। तो इससे क्या हुआ, दोनों के बीच समझौता हो गया है। अब समझौता होने के बाद क्या हुआ, जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला है उसने ये कहा कि मैं सरकार की तरफ से तालिबान से बात करूंगा, कैसे पावर शेयर करनी है, कैसे शांति बहाल करनी है, वो सारी बातें वो तालिबान से करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। तो वहाँ पे 3 जो पक्ष हैं वो याद रखिएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, नाटो की आर्मी और इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा, नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ था। ठीक है, और उसके अलावा अमेरिका ने जो ऑपरेशन शुरू किया था 2002 में, उसका नाम क्या था। इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अशरफ गनी किस पार्टी से हैं, इनके बीच में क्या समझौता हुआ है, ये रिटन एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है, तो इस पे अभी न्यूज़ आती रहेगी। अभी ये सिर्फ जानकारी के तौर पे आपको बताया है, इसमें कुछ कंक्लूसिव ऐसा नहीं है जिस पे मैं कुछ व्याख्या दे सकूं। अभी इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। अभी जैसे कल एक बड़ा ही ट्विस्टिंग न्यूज़ आई थी, बड़ी मज़ेदार न्यूज़ थी कि पाकिस्तान ने एक बार ये बताया कि जो तालिबान है वो जैसे ही यहाँ से अमेरिका जाएगा वैसे ही तालिबान भारत के खिलाफ जिहाद करेगा। गजवाए हिंद इनकी एक जो है अजीब सी एक फिनक है इनके दिमाग में, कुछ खुरक है। इनको ऐसा लगता है कि एक दिन ये हिंदुस्तान को जीतेंगे और हिंदुस्तान के बादशाह की जो है गर्दन वो ठोकरों में मारते हुए जो है वो लाएंगे और इस तरीके से हिंद को जीतेंगे और यहाँ के सारे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको गुलाम बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ
उनके अगर आप देखोगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से गजवाए हिंद की व्याख्या करके, पता नहीं क्यों उनको हिंदुस्तान के खिलाफ गजवा करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है, ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव किसी को आशीर्वाद दे देते थे कि तुझे ये मिलेगा, तू कभी भी करेगा तुझे ये मिल जाएगा। तो ऐसा लगता है जैसे इनको भी किसी ने बता दिया है कि तुमसे गजवाए हिंद होगा, और अंत में क्या होगा, जो उन वरदानों का हाल होता था वही इनका भी हाल हो जाएगा, जाके पिट जाएंगे किसी दिन ये। ठीक है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो अभी न्यूज़ ये आई थी कि अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं वो भारत पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। तो पाकिस्तान बड़ा खुश था। कल तालिबान का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई जिहाद नहीं करने वाले कश्मीर में, क्योंकि भारत का इंटरनल मुद्दा है कश्मीर। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट और भी नए हो रहे हैं। अगर आप देखें तो जो तालिबान है वो भी अब समझता है कि समय बदल चुका है। अगर हम भारत के खिलाफ इस तरह का रवैया रखेंगे तो उसने भारत ने काफ़ी सहयोग भी किया है, तो क्या पता भारत से सहयोग की अपेक्षा हो तो हम अपने नए तरीके से अपना नया जो अफगानिस्तान है वो बनाएंगे। ठीक है, तो खैर वो सब अपनी जगह पे हैं, आगे क्या होगा वो देखने लायक चीज़ होगी, दिलचस्प चीज़ होगी। लेकिन तालिबान की जो चीज़ें थी वो बड़ी निगेटिव रहीं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी दुनिया में। अब आगे देखते हैं क्या है, क्या होता है। अगला देखते हैं, अगली न्यूज़ है ट्रैवल बबल। ट्रैवल बबल, आप इस वर्ड को याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है। ये दो तरीके की कंट्रीज हैं, बाल्टिक नेशन और बाल्कन नेशंस। बाल्टिक नेशंस जो हैं ये यूरोप में है, बाल्टिक और बाल्कन ये दोनों यूरोप के ही पार्ट हैं, बाल्कन कंट्रीज और बाल्टिक। तो बाल्टिक कंट्रीज में आती हैं एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया। आप इसको याद कर लीजिएगा, एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया ये साउथ से नॉर्थ की ओर या नॉर्थ से साउथ की ओर किस सीक्वेंस में है ये पूछा जाता है कई बार। और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लतविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ये तीनों जो है इनमें से कौन सा है जो कि एक समुद्र से लगता है, उस समुद्र का नाम आप देख लीजिएगा, वो जो नीचे है ना कुछ इस तरीके से है। लगातार तीन कंट्रीज हैं और ये तीन इस तरीके से हैं, और यहाँ पर एक समुद्र है, एक पोर्शन है, वाटर बॉडी है एक। आप इसका नाम नोट कर लीजिएगा और इनके सीक्वेंस को याद कर लीजिए किस सीक्वेंस में है। तो इन्होंने ये कहा है, ट्रैवल बबल एक योजना बनाई है, किस लिए बनाई है, ताकि अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको फिर से चला सकें, लॉकडाउन के बाद फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकें, अपना बिजनेस शुरू कर सकें। अब बिजनेस किस चीज़ का, ट्रैवल और टूरिज्म, यानी कि जो हम दूसरे देशों में जाकर के टूर पे जाते हैं, टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है वहाँ पर उन चीज़ों को बूस्ट किया जा सके। तो ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ये ट्रैवल बबल नाम से इन्होंने योजना शुरू की। और इस योजना में क्या कहा गया है कि एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया के लोग आपस में एक दूसरे के अंदर अपने दूसरे देशों में जा सकते हैं, और उनके लिए उसके लिए उनको क्या है, उनको 14 दिन के क्वारंटाइन की भी शर्त नहीं है। केवल जो बाहर से इन कंट्रीज में आएगा केवल उन्हीं को 14 दिन के क्वारंटाइन की कंडीशन है, और किसी को नहीं है। और इसके साथ साथ क्या हुआ है, इनका प्लान ये है कि जो कंट्रीज ऐसी हैं, इनके बहुत से पार्टनर भी होंगे जिनसे बिजनेस करते हैं, तो जिन देशों से ये बिजनेस करते हैं उन देशों में वो उन देशों को चुनेंगे जिन्होंने कोरोना वायरस से निपटने में सफल प्रयास किए, यानी उनके प्रयास सफल रहे और आज की तारीख में वो कोरोना वायरस के प्रभाव से काफ़ी हद तक मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे देशों के साथ इन्होंने अपना व्यापार वापस शुरू करने के लिए कहा है। और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोर दिया है, ट्रैवल और टूरिज्म पे, कि हमारे यहाँ आओ और टूर पे, ट्रैवल पे घूमो। तो ये ट्रैवल बबल का नाम आप याद रखिएगा। ये एक वर्ड है जो किससे रिलेटेड था, बाल्टिक नेशंस की जो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी पोस्ट लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो योजना बनाई थी उसका नाम क्या था, ऐसे पूछा जा सकता है। तो उसका नाम क्या था, ट्रैवल बबल, इसको याद रखिएगा। अब ये दो तीन छोटी छोटी न्यूज़ हैं। एक तो है चरण पादुका। चरण पादुका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है चरण पादुका क्या है। चरण पादुका क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत से मजदूर अपने घरों को छोड़ करके, सॉरी अपने घरों को नहीं, अपना जहाँ पे वो काम करते थे, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहाँ पे वो मजदूरी करते थे, वहाँ से लॉकडाउन की वजह से उनको जब खाने पीने का कोई रास्ता नहीं दिखा, जब उनको अपनी ज़िंदगी खतरे में दिखाई दी, तो उन्होंने क्या किया, पैदल ही चलने का फैसला किया वापस अपने घर तक जाने के लिए। तो जो लोग वापस अपने घरों तक जा रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी चप्पलें टूट जा रही हैं या जिन पे चप्पलें हैं ही नहीं, बहुत गरीब हैं। तो ऐसे लोगों को ये क्या कर रहे हैं, चप्पलें और जूते प्रोवाइड कर रहे हैं। जगह जगह मध्य प्रदेश में योजना शुरू की गई चरण पादुका, और वहाँ पे जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, जो भी ऐसा चलता फिरता नजर आता है उसे वो, उस नंगे पैर चलने वाले आदमी को वो चप्पलें या फिर जूते या जो भी उनके पास है जो पैरों में पहना जा सके वो देते हैं। तो यही स्कीम क्या है, चरण पादुका है। जानने लायक चीज़ ये है कि ये मध्य प्रदेश की योजना है, मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। तो मध्य प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं तो इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज ये आईएएस या पीसीएस या किसी दूसरे एग्जाम में बहुत कम चांसेस है पूछने के। हाँ, एसएससी वगैरह में पूछ सकते हैं,
वो देख लेना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है पेनांग। ये क्या है? पेनांगिया इनको कहते हैं। बेसिकली ये क्या है कि जो पाम ट्री होता है ना, पाम के बारे में मैंने बताया था, पाम ऑयल जो बनता है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ रिफाइन होता है, जो हम मलेशिया से और बांग्लादेश और नेपाल से इंपोर्ट किया करते थे, और जिस पे अभी रोक लगा दी है कि हम आपसे कच्चा पाम ऑयल खरीदेंगे और उसको रिफाइन अपने यहाँ करेंगे। ठीक है, तो वो अभी इंडिया, मैंने बताया था 2-3 दिन पहले कि वो कच्चा पाम ऑयल जो है अब खरीदने के लिए भारत स्वतंत्र है। भारत कच्चा पाम ऑयल ही खरीदेगा, और जो बाकी रिफाइंड पाम ऑयल था, रिफाइंड पाम ऑयल की जो इंपोर्ट होती थी, उस रिफाइंड पाम ऑयल के इंपोर्ट करने के लाइसेंस को इंडिया ने क्या किया है, कैंसिल कर दिया है। यानी रिफाइंड पाम ऑयल अब आप नहीं ले सकते। ठीक है, अब इंडिया नहीं लेगा उनसे, तो उनके व्यापार को थोड़ा धक्का पहुंचेगा इससे। तो अभी जो ये मैंने बताया, ये पाम की एक वेराइटी है। ठीक है, पाम ऑयल की एक वेराइटी है।